नमस्कार प्यारे मित्रों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ संपूर्ण आदिकाल का निचोड़, यानी कि आपके यहाँ इसमें कुल 60 प्रश्न रहने वाले हैं। और 60 प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके इन 60 प्रश्न में जो है संपूर्ण आदिकाल के जितने भी प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी है आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, आपके टीजीटी, पीजीटी, और अगर मैं बात करती हूँ आपके ईएमआरएस और आपके आरपीएससी, जिस जिनके सारे पेपर होते हैं आपके ग्रेड फर्स्ट के, सेकंड के, और अगर मैं बात करूँ आपके यूजीसी नेट के, साथियों इन सब में जो है आपके जितने भी पेपर होते हैं आपके हरियाणा टेट वगैरह सबके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी का। और सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, पहला प्रश्न है अपने सामने, वो है साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। कथन किस आलोचक का है? आपके सामने एक कथन आया हुआ है और इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो कथन है आपके सामने, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, ये कथन किस आलोचक का है? तो साथियों आपके सामने चार ऑप्शन है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आपके सामने तीसरा ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त जी का है। तो आपके सामने अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो ये जो है आलोचक किस आलोचक का कथन है? तो ये आपके जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। किसके संबंध में है? जो साथियों आपके ये आदिकाल के संबंध में है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न अपना दूसरा, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन साथियों कहाँ से हुआ था? तो आपके द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से हुआ था, या फिर अगर मैं बात करूं नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज से हुआ था, या फिर अगर हम बात करते हैं नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। अगर आप लोगों को अगर आंसर आता है तो कमेंट में पहले दर्ज करें कि आपको जो है कमेंट करना है, उसके बाद आपको जो है मैं आंसर बताऊँ आपको सुनना है। ठीक है, इससे आपका जो है लेवल चेक होता है कि आपको कितना याद है और कितना नहीं है। ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कहाँ से होता है साथियों? तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो आपके इनके इतिहास का जो है प्रकाशन कहाँ से होता है? नवल किशोर प्रेस कहाँ से? लखनऊ से होता है। ठीक है, इसमें आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बिल्कुल मोस्ट है, और ये प्रश्न जो है आपके पहले कहीं पूछा गया है। जैसे कि आपके आरपीएससी के पेपर होते हैं वहां आपको ये प्रश्न पहले पूछा गया है। मैंने यूजीसी नेट में देखा है, ये पहले प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके सामने ये जो है यूजीसी नेट 2022 में या 21 में ऐसे कुछ पूछा गया था, ये वाला प्रश्न, मिस्र बंधुओं में शामिल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताती हूँ मैं। सबसे पहले आपको याद रखना है GSS। ठीक है, इससे आपको याद रखना है कि GSS। अब प्रश्न कितना शानदार था कि इसमें आपके सामने जो है कौन सा सही रहने वाला है। ठीक है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इससे तो आपको ट्रिक याद हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है कि सिर्फ और स, यहाँ सुखदेव में ये वाला स है, कौन सा आपके जो है दंत्य से, और इधर आपके कौन सा है साथियों? तालव्य स। ठीक है, तो आपको स का फर्क है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न वापस फिर से देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और आपके सुखदेव बिहारी मिश्र। तो साथियों इसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है? तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपके इसमें सुखदेव जो है बिहारी मिश्र जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके सुखदेव बिहारी मिश्र ये सही है, आपके गणेश बिहारी मिश्र सही है, और आपके श्याम बिहारी मिश्र जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बिहारी आएगा तीनों। ठीक है, ये बिहारी नहीं है, क्या है? बिहारी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और आपके इसमें सुखदेव नहीं है, क्या है साथियों? सुखदेव बिहारी मिश्र है। और ट्रिक से आपको ध्यान रखना है GSS, यानी कि आपके यहाँ पे जो है गणेश बिहारी मिश्र, और अगर आगे हम बात करते हैं तो श्याम बिहारी मिश्र, और अगर हम बात करें आगे तो सुखदेव बिहारी मिश्र। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने प्रकरण हैं? कुल कितने प्रकरण हैं साथियों? 7 या फिर आपके 8, 9 या फिर आपके मैं बात करूँ आगे तो 10। तो कुल कितने प्रकरण हैं? यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो है आपके कुल 7 प्रकरण हैं। कितने? कुल 7 प्रकरण हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी के रचनाकार हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के रचनाकार कौन है साथियों? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं वियोगी हरि, दूसरा ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने गौरी शंकर द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो आपके हिंदी भाषा और साहित्य के जो रचनाकार कौन है 1930 जिसका प्रकाशन वर्ष है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे कौन है साथियों? श्याम सुंदर दास जो है आपके हिंदी भाषा और साहित्य के रचनाकार है। किसके? हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य के रचनाकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना 6 नंबर का, वो है युग का विभाजन ऐतिहासिक ज्ञान के प्रमुख साधनों में से एक है और उसके बिना काम नहीं चल सकता। मान्यता किस विद्वान की है? कि ये कथन जो है किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा था, या फिर आपके नलिन विलोचन शर्मा ने कहा था, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। अगर 6 प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो आपके ये कहने वाले कौन है? आपके नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है। कौन सा? युग का विभाजन ऐतिहासिक ज्ञान के प्रमुख साधनों में से एक है और उसके बिना काम नहीं चल सकता। मान्यता आपकी किसकी है? नलिन विलोचन शर्मा जी की है। ठीक है। तो आपके इसमें जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है अपना 7वें नंबर का, किस आलोचक की मान्यता है कि भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए? तो किस आलोचक ने कहा था कि भक्ति काल से ही जो है आपके हिंदी साहित्य का आरंभ मानना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर आपके डॉक्टर नामवर सिंह जी ने, मोहन अवस्थी ने, या फिर अगर मैं बात करती हूँ चौथे ऑप्शन की ओर, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी ने कहा था। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की ओर, आपके 7वें प्रश्न है उसमें भक्ति काल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले कौन है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। आपका यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना 8वां, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। मान्यता किस विद्वान की है? पहला ऑप्शन है आपके सामने राहुल सांकृत्यायन जी का, या फिर आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, या फिर अगर मैं बात करूँ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का। तो साथियों 7वीं शताब्दी से जो है आपके कौन सी 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। ये किसने कहा था? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये जो है कथन था या फिर उनकी मान्यता थी। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, आपके सामने फिर से कथन आया है और कथन है आपके सामने जो है साथियों वो है, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरयपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार। ठीक है। ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। तो साथियों ये जो है मत किसका है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगर हम बात करते हैं तो क्या ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है, या फिर आपके डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जो है कथन है? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ ये कथन किसका है? आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। किसका साथियों? नगेंद्र जी का, कि यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरयपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। और ये मत जो है किसका है? तो आपके डॉक्टर नगेंद्र का मत है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना 10वां, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ठीक है। मान्यता या फिर ये कथन किस विद्वान का है साथियों? मान्यता या फिर ये कथन जो है किस विद्वान का है? आपके ये मोस्ट है, मोस्ट लगा लेना, इसको पहले पूछा गया है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
तीसरा ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का है, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके सामने कि जो है ये प्रश्न जो है ये कथन इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा, ये कथन किसका है साथियों? तो आपके ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। बिल्कुल आपका जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना, क्योंकि पहले इस प्रकार के प्रश्न आपको काफी ज्यादा पूछे गए हैं, और बिल्कुल ये प्रश्न भी है जो पहले पूछा गया है। ठीक है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में सुमेलित नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन जो है आपके सामने सुमेलित है, और एक ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। क्या चारण काल ग्रेसन ने कहा था? आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? ग्रेसन ने कहा था। संक्रमण काल किसने कहा था? राम लेखावन पांडे ने कहा था। और उद्भव काल किसने कहा था साथियों? वासुदेव सिंह ने कहा था। आविर्भाव काल किसने कहा था? डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने कहा था। तो आपका इसमें जो है गलत नंबर का जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? तो अगर मैं बात करूं, चारण काल तो बिल्कुल जो है आपके गिरेशन ने कहा था, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है साथियों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है आपके, इन्होंने क्या कहा था? संधि व चारण काल कहा था। संधि व चारण काल किसने कहा था? आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, और सिर्फ आपके चारण काल कहने वाले कौन है? तो आपके गिरेशन जी हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। संक्रमण काल कौन कहते हैं? आपके राम लेखावन पांडे हैं। राम जो है लेखावन, ये खिलावन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ जो है राम लेखावन पांडे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। उद्भव काल जो है साथियों, ये वासुदेव सिंह ने कहा था, ये भी आपका सही है। और अगर मैं बात करती हूँ आविर्भाव काल जो है साथियों, यहाँ पे आपका ये गलत ऑप्शन है, डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने नहीं कहा था। आविर्भाव कहने वाले आपके कौन है साथियों? शैलेश जेदी। कौन है? शैलेश जेदी जो है आपके क्या कहते हैं? आदिकाल को आविर्भाव काल कहते हैं। ठीक है, शैलेश जेदी। तो आपका चौथे नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल जो है सुमेलित नहीं है, यही आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और इसको भी मोस्ट लगा लेना। आदिकाल की समय सीमा के संबंध में सुमेलित नहीं है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन क्या आदिकाल का समय 760 से 1300 ईस्वी मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं। तो बिल्कुल साथियों राहुल सांकृत्यायन जी जो है वो आदिकाल का समय 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, राम खिलावन पांडे जो है ये आपके 1000 से 1300 ईस्वी मानते हैं आदिकाल की समय सीमा। और गणपति चंद्र गुप्त जी जो है आपके 1184 से 1350 ईस्वी मानते हैं। तो इसमें आपको सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपका पहला और दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके चौथे ऑप्शन जो है साथियों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार 1184 से 1350 ईस्वी भी बिल्कुल सही है। अगर आपका जो गलत उत्तर है साथियों, तो आपका राम खिलावन पांडे के अनुसार जो है ये आपका 1000 से 1300 ईस्वी गलत है। अगर हम बात करते हैं इनके अनुसार आदिकाल की समय सीमा की, तो आपके 1000 से ये मानते हैं साथियों, 1000 से 1400 ईस्वी। कितनी मानते हैं? 1000 से 1400 ईस्वी ये आदिकाल की समय सीमा मानते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है 11 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय हैं अगर हम यहाँ बात करते हैं? 11, 12, 13 या फिर आपके 14? तो कितने ग्रंथ है साथियों कुल? आपके इसमें 12 ग्रंथ है। कितने कितने अध्याय हैं आपके इसमें जो है? कितने? 12 अध्याय हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, 14वें नंबर का प्रश्न है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा था साथियों? तो आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले अभी थोड़ी सी देर पहले हमने जो है पढ़ा था। आदिकाल को उद्भव काल कहने वाले आपके कौन है? पहला ऑप्शन है वासुदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने राम प्रसाद मिश्र, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो उद्भव काल कहने वाले कौन? आपके वासुदेव सिंह हैं। ठीक है, पहले नंबर का जो है आपके ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है अपना, शुक्ल जी जिन 12 ग्रंथों का आधार लेकर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा,
उन पुस्तकों में शामिल कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जो शुक्ल जी के अनुसार जो साथियों 12 जो है ग्रंथ है, उसमें जो अगर हम बात करते हैं तो उन पुस्तकों में से जो है कौन सी इसमें पुस्तक शामिल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन है विजयपाल रासो, दूसरा ऑप्शन है कीर्ति पताका, तीसरा ऑप्शन है खुसरो की पहेलियां और चौथा ऑप्शन है वसंत विलास। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कौन सी पुस्तक जो उसमें शामिल जो है नहीं थी, तो आपके वसंत विलास जो उसमें शामिल नहीं थी, बाकी के तीनों जो है आपके उसमें शामिल थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित ग्रंथ नहीं है। सिद्धों के विचार दर्शन से संबंधित ग्रंथ जो है कौन सा नहीं है? दर्शन सार, दूसरा ऑप्शन है साधन समुच्चय, तीसरा ऑप्शन है आदिकर्म प्रदीप और चौथा ऑप्शन है मंजू श्री मूल कल्प। ठीक है, 16 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो है कौन सा संबंधित ग्रंथ नहीं है साथियों? तो आपका दर्शन सार जो है इससे संबंधित नहीं है। किससे? सिद्धों के विचार से संबंधित ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं? तो इसमें कितने सिद्धों की रचनाएं जो है साथियों आपके इसमें प्रकाशित हुई हैं? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 16, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 18। ठीक है, तो 17वें नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई थी? तो आपके 18 रचनाएं जो है इसमें प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चौथे नंबर का प्रश्न बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धों के पदों का संकलन बौद्ध गान और दोआ के नाम से कब प्रकाशित करवाया था? तो कब प्रकाशित करवाया था? 1907 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में या फिर 1937 ईस्वी में? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कब प्रकाशित करवाया था, तो 1917 ईस्वी में जो है साथियों इसको प्रकाशित करवाया था। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी प्रकार से आपको जो है मैंने हमारा यूट्यूब चैनल है प्रबोध क्लासेज, ठीक है, इस पर अगर आप जाके देखोगे प्रबोध क्लासेज पे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्ले लिस्ट में जो है मैंने बिल्कुल बता रखा है। प्ले लिस्ट में अपना थंबनेल इसी जो है इसी प्रकार से बनता है कि मैंने 10,000 प्रश्नोत्तरी के जो है बिल्कुल वादा किया था कि सभी स्टूडेंट से कि मैं 10,000 प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी, जिसमें आपके हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, हिंदी व्याकरण होगी और आपके काव्य शास्त्र वाला भाग होगा। और आपके जो है उसमें और अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके जो ओल्ड पेपर हैं, जिसमें आपके सारे आपके टीजीटी पीजीटी आपके यूपी टेट और एच टेट, अगर मैं सबकी बात करूँ तो आपके सब में जो है सारे पेपर में आपको उसमें बिल्कुल सोल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहना और अगर जो है मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपके जो है साथी लोग उनके साथ इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, गुरु उबसे अमीय रसु दावही व पीहू जेही बहु सतत मरुस्थलीहि तिसिये मरी अहु तेही। पंक्तियां किस कवि जो है किस सिद्ध कवि की हैं? बिल्कुल साथियों थोड़ी पंक्तियां ऐसी है कि मैं जो है उसका उच्चारण नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे से इतनी जो है पंक्तियां नहीं बोली जाती हैं, है ना। तो ये किस सिद्ध कवि की हैं? तो सरप्पा की हैं या फिर लुईपा की हैं, कणप्पा की या फिर कुकुरिपा की हैं? तो साथियों अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये किसकी पंक्तियां हैं? आपके सरप्पा की पंक्तियां हैं। ठीक है, और ये पहले पूछी गई है इसलिए वापस दोबारा मैंने आपको जो है बिल्कुल करवा रही हूँ, है ना। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध कवि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य था? ठीक है, तो कौन प्रधानाचार्य था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का? सरप्पा था, लुईपा थे या फिर आपके सबरपा थे या फिर आपके कणप्पा थे? तो आपके जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे साथियों? अगर यहाँ हम बात करें तो कौन थे? सबरपा थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न है आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंती पक सिरिफल अलिय जिमी बाहे रति ब्रह्मयंती। ठीक है, किस सिद्ध कवि की पंक्ति है? ये सबरपा की है या फिर आपके कणप्पा की है, लुईपा की है या फिर आपके ये डोम्बिपा की है? तो साथियों ये किस सिद्ध कवि की पंक्तियां हैं? 21वें नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके जो है कणप्पा की पंक्तियां हैं। तो आपका यहाँ पे दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं 22वें नंबर के, अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार हैं। ठीक है, अक्षर द्विकोपदेश के रचनाकार कौन है? सरप्पा या फिर आपके कुकुरिपा, कणप्पा या फिर आपके डोम्बिपा? तो अगर हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है? ये डोम्बिपा की जो है क्या है साथियों? रचना है। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, 23वें नंबर का प्रश्न है, डोम्बिपा के कितने ग्रंथ माने जाते हैं? तो कितने ग्रंथ माने जाते हैं? 21, 32, 74 या फिर आपके 80। तो कितने जो है इनके ग्रंथ माने जाते हैं साथियों? अगर यहाँ मैं बात करती हूँ 23 नंबर के प्रश्न में, तो 21 ग्रंथ जो है इसके माने जाते हैं। ठीक है। 24वें नंबर का प्रश्न है, काआ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल, किस सिद्ध कवि की उक्ति या फिर पंक्ति है? ठीक है। सरप्पा की है या फिर लुइपा की है? ये पहले पूछी गई है साथियों, ये मोस्ट है फिर से आपके लिए। ठीक है। सरप्पा की, लुइपा की, कणप्पा की या फिर आपके सबरपा की? तो ये जो है किस कवि की पंक्ति है साथियों? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके 24वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें आपके कौन सा दूसरा नंबर का ऑप्शन, इसमें लुइपा जो है जिसकी पंक्तियां हैं। ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न बहुत अच्छा है और ये पहले पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये मोस्ट लगा लेना। ठीक है। सिद्ध कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है। ठीक है। आपको क्रम के अनुसार जमाना के सबसे पहले कौन से सिद्ध कवि आते हैं, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चारों ऑप्शन में आपको सरप्पा दिए हुए हैं, तो फिर सरप्पा का आप सबसे पहले समय देख सकते हो कि सबसे पहले आने वाले तो कौन है? आपके सरप्पा ही आएंगे। ठीक है। तो सरप्पा का समय कितना है साथियों? 769 ईस्वी किसका है? सरप्पा का समय है। ठीक है। तो आपका सरप्पा यानी कि पहले नंबर में ऑप्शन में आपके जो है बिल्कुल सब जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके सबरपा का समय कितना है? सबरपा की अगर हम बात करते हैं तो 780 ईस्वी। ठीक है। लुइपा का समय कितना है साथियों? लुइपा की अगर मैं बात करती हूँ तो 773 ईस्वी। ठीक है। 773। और कणप्पा का समय कितना है? तो कणप्पा का समय है 820 ईस्वी। अब हम यहाँ आराम से जमा सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएंगे? 769, आपका तो सरप्पा तो आएगा। ठीक है। तो सरप्पा चारों ऑप्शन में है, तो चारों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आने वाले आपके लुइपा, क्योंकि 773 इसमें लुइपा का समय है, तो उसके बाद आने वाले आपके लुइपा, तो लुइपा इसमें भी है और आपके इसमें भी है, यानी कि आपका पहला और तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है। ठीक है। पहला और तीसरा बिल्कुल कट चुका है। उसके बाद आने वाला है आपके सबरपा। ठीक है। 780 किसका है? सबरपा का समय है। तो आपके तीसरे ऑप्शन में आपके यहाँ सबरपा है और यहाँ कणप्पा है, तो साथियों आपका जो है चौथे नंबर का ऑप्शन भी कट जाएगा, तो यानी कि आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपका सरप्पा आएगा, उसके बाद लुइपा, फिर सबरपा और फिर आपके कणप्पा। और कणप्पा के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो कौन आएंगे साथियों? आपके कणप्पा के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके डोम्बिपा आते हैं। कौन? और डोम्बिपा। और डोम्बिपा का समय कितना है अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 840 ईस्वी डोम्बिपा का समय माना जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल जो है आपके आरोही कालानुक्रम के अनुसार बिल्कुल सही तथ्य या फिर उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं, कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, राहुल सांकृत्यायन जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या फिर आपके गणपति चंद्र गुप्त जी का? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये कथन किसका है? तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है, कथन किस विद्वान का है? ठीक है। तो किस विद्वान का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, राहुल सांकृत्यायन जी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर आपके गणपति चंद्र गुप्त जी का? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये कथन किसका है साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन है। आपका पहले नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 28वें नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, ये पहले जो है आपको बिल्कुल पूछा गया नेट में, तो आपको फिर से ध्यान रखना है। ठीक है। छाड़ू छाड़ू माँ मोह विषम धुंधोली किस सिद्ध कवि की जो है पंक्तियां हैं? ठीक है। सरप्पा की, लुइपा की, कणप्पा की या फिर आपके सबरपा की? ठीक है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं साथियों? अगर हम बात करते हैं तो आपके ये सबरपा की पंक्तियां हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली गौर रास के रचनाकार कौन है? ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली गौर रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी या फिर आपके आसगु कवि, पद्मनाभ या फिर आपके वज्रसेन सूरी? तो इसके रचनाकार कौन है? भरतेश्वर बाहुबली गौर रास के रचनाकार कौन है साथियों? तो आपके इसके रचनाकार कौन है? वज्रसेन सूरी इसके रचनाकार है। ठीक है। चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 है आपकी, सिद्ध साहित्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। बिल्कुल मोस्ट है और आपको जो है ये पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। पहला ऑप्शन है, इनकी ईश्वर में दृढ़ आस्था थी, सिद्ध साहित्य वालों की। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार किया था। तो साथियों हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो है ईश्वर में दृढ़ आस्था थी, कि यही जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इनकी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। ठीक है, ईश्वर में ये अनास्था रखते थे, तो आपका पहले नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा। फिर भी अपने को जो है तीनों ऑप्शन देखने ही चाहिए, है ना। इन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार किया था, बिल्कुल सही है। बौद्धों की शून्य संबंधी विचारधारा, शंकर के अद्वैतवाद, मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने प्रशस्त किया। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने गुरु की महत्ता का अनिवार्यता पर बल दिया था, बिल्कुल आपका जो है चौथे नंबर का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन है जो आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, असत्य कथन यही था। प्रश्न संख्या 31 है अपनी, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया। ये पहले पूछा गया है साथियों, बिल्कुल तो आपको याद रखना है। ठीक है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र का और चौथा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये कथन किसका है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ 32 नंबर का प्रश्न है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। कथन किस विद्वान का है या फिर किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन जी का। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र का और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो जो है साथियों ये कथन किसका है आपके? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है। ठीक है, 33 नंबर के प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस रचना में मिलती है? बिल्कुल ये भी मोस्ट है, पहले पूछा गया है ना। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस रचना में मिलती है? वर्ण रत्नाकर में, या फिर अगर हम बात करना चाहें तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, हिंदी काव्य धारा में, या अगर हमें बात करती हूँ तो आपके गौतम स्वामी रास में। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस रचना में मिलती है साथियों? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं 33 नंबर के प्रश्न की, तो सबसे पहले यहाँ वर्ण रत्नाकर में मिलती है। ठीक है, आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको रचनाकार के नाम जो है रचनाएं दी हुई है और एक तरफ आपको रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके उपदेश रसायन रास, इसके रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, तो बिल्कुल आपका ये सही है। ठीक है, कच्छुली रास के रचनाकार कौन है? प्रज्ञा तिलक, ये भी जो है साथियों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेमिनाथ चौपई, इसके रचनाकार कौन है? हरिभद्र सूरी, जो कि आपका गलत है। हरिभद्र सूरी नहीं है, इनके जो रचनाकार वो है कौन से? विनय चंद्र सूरी है। कौन से? विनय चंद्र सूरी है, विनय चंद्र सूरी है। ठीक है, और चौथा आपका अमर रास जो है किसके इसके रचनाकार कौन है? आपके अभय तिलकमणि, तो बिल्कुल आपका ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपका जो है असुमेलित कौन सा है? तो आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है असुमेलित है, क्योंकि नेमिनाथ चौपई के रचनाकार कौन है? आपके विनय चंद्र सूरी है। ठीक है, 35वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना है? संस्कृत में रचित रचना इनकी कौन सी है? अगर हम यहाँ बात करते हैं 35 नंबर के प्रश्न में, आत्मबोध। दूसरा ऑप्शन है रोमावली। तीसरा ऑप्शन है निरंजन पुराण और चौथा ऑप्शन है ज्ञान तिलक। तो गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना कौन सी है साथियों? अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो निरंजन पुराण जो है इनकी संस्कृत में रचित रचना है। कौन सी? निरंजन पुराण। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न है, किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किसने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? रामकुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर आपके डॉक्टर नगेंद्र ने? तो किसने माना है यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो 36 नंबर के प्रश्न की हम बात करते हैं कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक तो आपके डॉक्टर नगेंद्र जी मानते हैं। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना नहीं है। इनमें से जो है कौन सी गोरखनाथ की रचना नहीं है? सप्तवार, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान ज्योतिषा, तीसरा ऑप्शन है जो है अभिमात्रा जोग, और चौथा ऑप्शन है आपकी कथा कोश। तो इसमें से कौन सी रचना है जो गोरखनाथ की नहीं है? तो आपके जो है कथा कोश जो है ये गोरखनाथ की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपकी ये किसकी हैं? गोरखनाथ की रचनाएं हैं। किसकी? गोरखनाथ की रचनाएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको रचना दी हुई है और एक तरफ आपको उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, है ना। सबसे पहले अगर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, प्राकृत प्रकाश जो है अमर कीर्ति की, तो साथियों आपका यही गलत है। ये प्राकृत प्रकाश जो अमर कीर्ति की नहीं है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, भावना संधि प्रकरण रचना किसकी है? जयदेव मुनि की है। संत कुमार चरियु रचना किसकी है? हरिभद्र सूरी की है। और संयम मंजरी किसकी है? महेश्वर सूरी की। जो आपको साथियों ये तीनों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल सही है। और आपका पहले नंबर का ऑप्शन ही जो है ये असुमेलित है। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृत प्रकाश जो है आपके अमर कीर्ति की नहीं है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? 11, 12, 13 या फिर आपके 14? तो कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने? तो गोरखनाथ की 14 रचनाओं का उल्लेख इन्होंने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, ये बिल्कुल पहले पूछा गया है तो आपको फिर से ध्यान रखना है ना। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष पर दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कथन किस आलोचक का है? और ये वेरी वेरी मोस्ट है। मैंने बोल दिया कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है कि फिर ये कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला है। कौन सा कथन? कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र जी का या फिर आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या फिर आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का? तो साथियों ये कथन किसका है अगर हम बात करते हैं तो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इस कथन को कहने वाले। बिल्कुल मोस्ट पर्सन है, आपको याद रखना है चाहे किसी भी जो है आपके स्टेट का जो है एग्जाम हो। ठीक है, हिंदी से संबंधित ये बिल्कुल बिल्कुल आपके जो है महत्वपूर्ण है। 41 नंबर का प्रश्न है, यह संसार को बुद्धि का खेल, जब लग जीवे तब लग चेत। ठीक है, पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो किस रचनाकार की? मतेश्वर नाथ की, सरप्पा की, गोरखनाथ की या फिर आपके लुईपा की? तो ये पंक्तियां आपके किसकी हैं साथियों? गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ठीक है। 42वां प्रश्न आपके सामने, नाथ साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। नाथ साहित्य के संबंध में जो है आपके सामने असत्य कथन कौन सा है, इसका चयन करना है। पहला ऑप्शन है, नाथ साहित्य का वर्ण विषय भावावेग शून्य शुष्क ज्ञान है। दूसरा ऑप्शन है, ग्रस्त जीवन की उपेक्षा से इनके अंदर रुखापन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ग्रस्त जीवन की उपेक्षा से इनके अंदर रुखापन है, तो बिल्कुल रुखापन की भावना जो है आपके नाथ साहित्य में है। इन्हें उलट भाषियों द्वारा विषय निरूपण किया गया है, तो बिल्कुल उलट उलट भाषियों का इनमें प्रयोग किया गया है। पर्यटक होने के कारण इनकी भाषा में अनेक बोलियों व भाषाओं का मेल है, पर पश्चिमी हिंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा है। जो कि आपका गलत है, पश्चिमी हिंदी का प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा नहीं है। तो आपका इसमें असत्य कथन कौन सा है? चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इसमें असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है, जैन राज साहित्य के संबंध में असत्य कथन है। एक तरफ आपके जैन या फिर आपके राज साहित्य के संबंध में जो है असत्य कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, जैन कवियों ने स्वांत सुखाय काव्य रचना की है। बिल्कुल सही है, स्वांत सुखाय काव्य रचना की थी। इन्होंने साहित्यिक व लौकिक दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था। बिल्कुल ये भी आपका सही है। जैन कवि राज्याश्रित नहीं है, ये वीर वितरागी धार्मिक
कवि थे। तो ये भी जो है साथियों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर हम बात करते हैं इस साहित्य में भक्ति रस की प्रधानता है, जो कि बिल्कुल आपके इसमें गलत है। जैन व राज साहित्य में जो आपके भक्ति रस की प्रधानता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा? चौथे नंबर का। 44 नंबर का प्रश्न है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से मानने वाले विद्वान हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है आपके जो है रसिक से मानने वाले विद्वान है। किसने जो है आपके रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है? चंद्रबली पांडेय ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नरोत्तम स्वामी ने, और आपके या फिर आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो रासो शब्द से रसिक शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके नरोत्तम स्वामी जो है आपके रासो शब्द से जो है आपके रसिक रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से मानते हैं। ठीक है, अगर रासक की मैं बात करूं, रासक से कौन मानते हैं आपके? तो चंद्रबली पांडे जो है किससे मानते हैं? रासक से मानते। किससे? रासक से मानते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरोत्तम स्वामी। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकाल के संबंध में सुमेलित नहीं है। बीसल देव रासो के रचना काल के संबंध में जो है बिल्कुल सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बीसल देव रासो का समय जो है विक्रम संवत 1212 मानते हैं, बिल्कुल जो कि आपका सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 1058 मानते हैं विसल देव रासो का रचनाकाल, जो कि बिल्कुल आपका सही है। मिस्र मिस्र बंधु जो है विक्रम संवत 1220 मानते हैं, तो बिल्कुल साथियों बिसल देव रासो का रचनाकाल मिस्र बंधु जो है विक्रम संवत 1220 ईस्वी मानते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। लाला सीताराम जो है बिसल देव रासो का जो है रचनाकाल 1572 ईस्वी, जो कि आपका गलत है साथियों, ये 1272 ईस्वी मानते हैं, जो कि आपका यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन जो है आपके सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो आपका जो कौन सा लाला सीताराम जो है विक्रम संवत 1272 ईस्वी जो किसका बिसल देव रासो का रचनाकाल मानते हैं। एक प्रश्न आपके इसमें पूछा गया था मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, अभी फिलहाल हाल में ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो है बिसल देव रासो का समय जो है कितना है साथियों? अगर यहाँ मैं बात करूँ तो कितना है? ये 16वीं शताब्दी है। कितनी? 16वीं शताब्दी। और ये प्रश्न अभी जो है फिलहाल आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया था, है ना। 46 नंबर का प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ ने अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है? किस रासो ग्रंथकार ने अपनी रचना को जो है स्त्री रसायन कहा है? नरपति नाल ने, दलपति विजय ने, चंद्र बरदई ने, या फिर आपके नल सिंह भाट ने? तो किसने कहा है साथियों? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके नरपति नाल है, इन्होंने रासो ग्रंथकार जो है अपनी रचना को स्त्री रसायन कहा है। किसने? नरपति नाल ने। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है, परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जो है मैकालिफ ने, या फिर आपके बेसकट ने, वाटरफील्ड ने, या फिर आपके ब्रिंक्स ने? तो परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपके वाटरफील्ड ने किया था। यहाँ पे तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्र बरदाई के संबंध में यह कथन जो है किसका है? तो चंद्र बरदाई के संबंध में यह कथन किसका है साथियों? अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गणपति चंद्र गुप्त जी का, या फिर आपके डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो ये कथन किसका है? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्र बरदाई के संबंध में कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। 49 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का चरित्र, जो पिछला प्रश्न था ये बिल्कुल मोस्ट था। ठीक है, ये पहले पूछा गया है तो आपको फिर से ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में आए उसका, है ना। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह निष्पन्न हुई है। कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, दशरथ शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का? तो कथन किसका है? आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, गोरखनाथ के समय के संबंध में सुमेलित नहीं है। कौन सा कथन जो है इसमें जो है फैक्ट जो रचना समय काल है वो
सुमेलित नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आपके 10वीं शताब्दी माना था। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने 13वीं शताब्दी माना था। या फिर आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाला, इन्होंने 11वीं शताब्दी माना है। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आपके 845 ईस्वी बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार अगर हम बात करते हैं 10वीं शताब्दी, नौ के कितनी है साथियों, 9वीं शताब्दी है। कौन सी, 9वीं शताब्दी है। तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी माना है, और आपके पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है 11वीं शताब्दी इसका समय माना है। कितना, 11वीं शताब्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना 51 नंबर का। निम्नलिखित में से किस रचना में छंदों की संख्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, बृहदेश्वर बाहुबली रास की जो रचना है इसमें कितने छंद है साथियों, 250 छंद, जो कि बिल्कुल गलत है। 250 नहीं, उल्टा कर रखा है इसको थोड़ा ना, 205 छंद है। तो आपका सुमेलित कौन सा, पहले नंबर का ही है जो प्रश्न ऑप्शन जो आपके सुमेलित नहीं है। बाकी बिसल देव रसम में आपके 128 छंद है। खुमान रसम में 5000 छंद है, और आपके चंदनबाला रास में कितने हैं, 35 छंद है। ठीक है, पहले में आपका जो गलत था बृहदेश्वर बाहुबली रास के अनुसार 250 नहीं 205 छंद है, जो कि आपका जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं था। और सही ऑप्शन कौन सा है, आपका पहला हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है। ठीक है, बृहदेश्वर बाहुबली रास के अनुसार जो है समय कितना है इनका, 1184 ईस्वी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। चंदनवाला रास का जो है रचनाकाल कितना है साथियों, 1200 ईस्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि 1368 ईस्वी, जो कि गलत है साथियों, 1368 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 1304 ईस्वी है, जो कि आपका यही जो है आपका रचनाकाल सही नहीं है। ठीक है, निमिनाथ फागु का रचनाकाल 1348 ईस्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है, बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से करुण रस प्रधान रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से करुण रस प्रधान रचना कौन सी है, बृहदेश्वर बाहुबली रास, चंदनमाला रास, स्तुल्यभद्र रास, या फिर आपके नेमिनाथ रास। तो कौन सी है आपके करुण रस प्रधान रचना, तो चंदन वाला रास जो है आपके करुण रस प्रधान रचना है। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान कौन से हैं। तो मुक्तक काव्य वाले मानने वाले विद्वान कौन से हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, नरोत्तम स्वामी, गणपति चंद्र गुप्त जी, या फिर आपके मोतीलाल मेनारिया। तो कौन है साथियों, नरोत्तम स्वामी जो है आपके पृथ्वीराज रासों को मुक्तक काव्य मानते हैं। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है, जिन धर्म सूरी द्वारा रचित स्तुलिभद्र रास का रचनाकाल क्या है। तो साथियों आपके जो जिन धर्म सूरी रचनाकार है उनकी रचना है स्तुलिभद्र रास। इसका रचनाकाल पूछा गया है, तो कौन सा है, 1909 ईस्वी, 1210 ईस्वी, सॉरी 1209 ईस्वी, 1210 ईस्वी, 1211 ईस्वी, या फिर आपके 1212 ईस्वी। तो 55वें नंबर की हम बात करते हैं तो 1209 ईस्वी इसका जो है साथियों रचनाकाल है, जो कि आपका पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है आपके तीनों गलत हैं, है ना। 56वें नंबर का प्रश्न है, सोमती गणि द्वारा रचित नेमिनाथ रास। ठीक है, रचनाकार है सोमती गणि, इनकी रचना कौन सी है, नेमिनाथ रास। इसमें कितने छंद है, 48, या फिर आपके 58, 68, या फिर आपके 78, 48, 58, 68, या फिर आपके 78। किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं, आप बिल्कुल यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकते हो, है ना। तो ध्यान रखना है। तो आपके इसमें कितने छंद है साथियों, 58 छंद है। कितने, 58। ठीक है, दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन से हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, श्याम सुंदर दास, या फिर आपके अगरचंद नाहटा। ठीक है, तो आपके अगरचंद नाहटा जो है आपके अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है। ठीक है, श्याम सुंदर कौन से मानते हैं, आपके इसको प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने विजयपाल रासों का रचनाकाल क्या माना है। मिस्र बंधुओं ने विजयपाल रासों का रचनाकाल क्या माना है साथियों, अगर यहाँ हम बात करते हैं तो 1298 ईस्वी, 1378 ईस्वी, 1558 ईस्वी, या फिर आपके 16वीं शताब्दी। तो क्या माना है मिस्र बंधुओं ने, अगर यहाँ हम बात करते हैं तो 1298 ईस्वी इसका समय माना है किसका, विजयपाल रासों का।
59 नंबर का प्रश्न है, किसने हम्मीर रासों के पदों को जज्जल द्वारा रचित माना है? हम्मीर रासों के पदों को जज्जल द्वारा रचित जो है किसने माना है? बच्चन सिंह ने, गणपति चंद्र गुप्त जी ने, या फिर आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने माना है? तो किसने माना था? आपके राहुल सांकृत्यायन जो है साथियों, हम्मीर रासों के पदों को क्या मानते हैं? जज्जल द्वारा रचित मानते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आज का अपना अंतिम प्रश्न है 60 नंबर का, चंद कवि निश्चित एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज की कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्यता या फिर कथन जो है किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है? श्याम सुंदर दास का, मुनि जिन विजय का, या फिर आपके डॉक्टर जो है दशरथ शर्मा का, या फिर आपके शिव सिंह सेंगर का। तो जो साथियों ये कथन किसका है? तो आपके मुनि जिन विजय का कथन है। किसका? मुनि जिन विजय का। आज की अपनी प्रश्नोत्तरी होती है यही समाप्त। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो फटाफट से जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथियों अगर आप इसी प्रकार मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और अब तक के जितने भी पुराने पेपर हैं आप सबको मैं जो है सोल्व करवानी हूँ सिर्फ और आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद।